साल 2024 की शुरुआत हुई थी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के साथ। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस स्टार्ट हो चुका था एंड साल 2023 में भारत ने हिस्टोरिक G20 की प्रेसिडेंसी संभाली थी। इसी वजह से साल 2024 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी भारत के लिए, लेकिन साथ में कई सारे चैलेंजेस भी थे। और आज 2024 के आखिरी दिन में हम खड़े हैं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए कैसा रहा। कई जगह सक्सेस मिली, जैसे भारत और यूएस के रिलेशंस और इंप्रूव हुए, प्लस डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं या बन चुके हैं। 20 जनवरी 2025 से उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रेपो है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, उसको देखते हुए शायद ये रिलेशंस और ज़्यादा इंप्रूव हो। प्लस भारत ने इन्फ्लुएंस बढ़ा है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में। भारत कि श्रीलंका के साथ जो रिलेशंस हैं वो वापस से रीसेट होना स्टार्ट हुए हैं। भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो उसी तरीके से इंप्रूव हुए, लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी रहे 2024 में, जैसे भारत और कनाडा का रिलेशन, जैसे भारत और बांग्लादेश का रिलेशन, भारत और नेपाल का रिलेशंस। तो ये साल 2024 में क्या क्या सक्सेस रही, क्या क्या चैलेंजेस रही, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको समझाने वाला हूँ सिर्फ एक क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की एनालिसिस इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल ऑडियंस है तो भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसी वजह से एंड तक जरूर से बने रहिएगा। तो पहली बात करते, पहले हम सक्सेस की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम सक्सेस देखेंगे कि 2024 में क्या क्या भारत की डिप्लोमेसी ने सक्सेस हासिल करी है। तो पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, पहला सक्सेस, देखिए बहुत सारे सक्सेस और चैलेंजेस है, लेकिन अगर हम सब लेने लग जाएंगे ना, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, जो पिक एंड इंपॉर्टेंट है, पिक एंड चूज, जो सबसे इंपॉर्टेंट भारत की डिप्लोमेसी के लिए सक्सेस रहे उसको हमने पिक किया है, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रहे उसको हमने पिक किया है, ठीक है। तो पहला है जो सक्सेस में अगर हम रखें तो रिलेशन विद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और क्वाड कंट्रीज के साथ भारत के जो रिलेशंस है वो इंप्रूव हुए हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था वॉशिंगटन डीसी, यूएस की जो कैपिटल है, वो भी जो बाइडेन ने उनको इनवाइट किया था। और जब ये विजिट हुआ था, इसी में ही क्वाड का समिट भी हुआ था। और ये जो क्वाड का समिट साल 2024 में हुआ था, ये चौथा इन पर्सन था, ठीक है। चौथी बार जो 4 कंट्रीज हैं, यूएसए है, यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इनके जो लीडर्स हैं, इनकी चौथी इन पर्सन मीटिंग थी ये क्वाड वाली मीटिंग। प्लस अगर हम ओवरऑल देखें इन पर्सन वर्चुअली सब मिला लें तो छठी थी, ठीक है। तो छठी थी। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो क्वाड कंट्रीज हैं, जो क्वाड कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव है वो 2024 में और ज्यादा मजबूत हुआ है। अब क्वाड कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वाड कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडो पैसिफिक है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पर रूल बेस्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ जाए। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपना अग्रेशन दिखा रहा है। चाहे हम साउथ चाइना सी की बात कर लें, चाहे हम इंडियन ओशन की बात कर लें, चाहे हम ताइवान स्ट्रेट की बात कर लें, तो इन सब जगह पर क्या हो रहा है? चाइना अपना अग्रेशन दिखा रहा है। इसी वजह से क्राइसिस भी देखने को मिल रही है। अगर हम आसियान कंट्रीज को देखें तो उनके भी बहुत अच्छे रिलेशंस चाइना के साथ नहीं है, प्लस इंडिया के साथ तो रिलेशंस जैसे हैं 2020 से आपको पता ही है। तो ये जो मीटिंग हुई, क्वाड की इन पर्सन मीटिंग हुई, फिर साथ ही साथ बायलैटरल मीटिंग भी हुई। जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे बायलैटरल मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की। फिर जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मीटिंग हुई बायलैटरली। तो हम यूएस की बात करें, हम क्वाड कंट्रीज की बात करें, जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, इन सब के साथ मीटिंग हुई। और जब ये बायलैटरल मीटिंग कंप्लीट हुई तो यही बोला गया कि जो क्वाड है वो एक फोर्स है फॉर ग्लोबल गुड इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। एंड यही स्टांस रिटेरिएट किया कि जो इंडो पैसिफिक है वहां पर रूल बेस्ड तरीके से चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई कंट्री उठ के कह रही है कि ये 9 डैश लाइन है, ये कोई इमेजिनरी 9 डैश लाइन है, एंड इस लाइन के तहत जितने भी आइलैंड्स आ रहे हैं ये हमारे हैं, जैसे चाइना ने साउथ चाइना सी में किया है। तो अगर हम पहला एस्पेक्ट को देखें तो यूएस के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डिफेंस हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन हो, हर सेगमेंट में रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। अगर हम ट्रेड रिलेशंस को देखें तो भारत जो है वो ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। दैट मींस कि भारत जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट्स ज्यादा करता है, इंपोर्ट्स वहां से कम करता है। तो इस वजह से जो ट्रेड बैलेंस है वो फेवर करता है इंडिया को।
लेकिन साथ और हाँ, एक और बहुत अच्छी खबर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएस में इलेक्शंस हुए नवंबर में, उसके रिजल्ट भी ऑलमोस्ट आ चुके हैं, अब तो कंफर्म ही हो चुका है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेसिडेंट होने वाले हैं। और हम जानते हैं कि जो पर्सनल रेपो है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप वो कितने लेवल का है। तो ऑलरेडी यूएस और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, डिफेंस रिलेशंस अच्छे हैं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं। ऊपर से अब ऐसे प्रेसिडेंट का आना जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफी तारीफ किए हैं, प्लस इन्होंने अपने कैंपेन के दौरान भी कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिक्र किया है। एंड जैसे ही कंफर्म हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस तरीके से पहले ग्लोबल लीडर बने थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने कांग्रेचुलेट किया था। और आप उनका ट्वीट पढ़ सकते हैं, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एड्रेस किया है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री, as you build on the success of your previous term, I look forward to renew our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. Together, let's work for the betterment of our people and to promote global peace, stability and prosperity. तो इससे आप समझ सकते हैं कि 20 जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो ये जो रिलेशंस हैं जो 2024 में और मजबूत हुए हैं, ये एक नई हाइट्स छू सकते हैं। लेकिन हमें एक पहलू और समझना होगा। ठीक है, ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद और उनके एडमिनिस्ट्रेशन जब शुरू होगा साल 2025 में, तो कुछ कंसर्न्स भी हैं। जैसे आप सबको मैंने बताया, जैसे आप सबको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स, ठीक है, टैरिफ्स इंपोज किए हैं। ठीक है, टैरिफ्स इंपोज किए हैं किन किन देशों पर? चाइना पर इंपोज किया है, कनाडा पर इंपोज किया है। ठीक है, कनाडा पर, चाइना पर एंड मेक्सिको पर। क्यों भैया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सोच यह है कि जो यूएस की डिपेंडेंसी है स्पेशली ऑन चाइना एंड कनाडा, इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। और ये इनका ऑब्जेक्टिव पुराना है अमेरिका फर्स्ट का। तो इसके तहत एक स्टेटमेंट और रिलीज किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उन्होंने ये बोला है कि जो भारत है वो यूएस के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स ज्यादा इंपोज करता है अगर जो यूएस जो है इंडियन प्रोडक्ट्स पर करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई इंडियन प्रोडक्ट है, वो अगर यूएस के मार्केट में एंटर कर रहा है, तो जो यूएस अथॉरिटीज है वो इस प्रोडक्ट पर या तो बिल्कुल भी टैरिफ नहीं इंपोज करते, या बहुत ही निग्लेजिबल, यानी कि 5% हो गया, 3% हो गया। लेकिन यूएस का स्टांस ये रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में भी इनका यही स्टांस था कि जो यूएस प्रोडक्ट हैं जब वो इंडियन मार्केट में आते हैं, तो जो इंडियन अथॉरिटीज है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इन प्रोडक्ट्स पर अच्छा खासा टैरिफ्स इंपोज करती है, 15 से 20% या कभी कभी और ज्यादा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, 15 से 20%। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने हार्ले डेविडसन का। हार्ले डेविडसन जो है ऑलरेडी बहुत महंगी बाइक है, लेकिन जब वो भारत में जब उसका एक्सेस हुआ था तो इंडियन अथॉरिटीज में उस पर 100% टैरिफ स्टार्ट में लगाया था, बाद में प्रेशर पड़ा तो उसको 50% रिड्यूस कर दिया। तो ट्रंप ने ये धमकी भी दी है, धमकी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि यदि यही प्रोसेस सेम रहेगा इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी, तो जो ट्रंप है वो रेसिप्रोकल टैक्स को इंपोज कर सकते हैं। भैया रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है? रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे इंडियन अथॉरिटीज ने 20% का टैक्स इंपोज किया है और यूएस अथॉरिटीज ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 5% का टैरिफ इंपोज किया है, तो 15% का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 15% के डिफरेंस को लेवल करने के लिए जो टैक्स या जो टैरिफ इंपोज करेगी यूएस अथॉरिटीज, इसी टैक्स को या इसी टैरिफ को कहते हैं रेसिप्रोकल टैक्स। अब सपोज करो ऐसा हुआ, तो अगर यदि कोई इंडियन प्रोडक्ट यूएस के मार्केट में, जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी यूएसए के साथ भारत जो है वो ट्रेड रिलेशंस एंजॉय करता है सरप्लस में, यानी कि हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट्स कम करते हैं। लेकिन यदि इंडियन प्रोडक्ट पर टैरिफ्स ज्यादा लगने लग जाएंगे, यूएस अथॉरिटीज ने टैरिफ ज्यादा इंपोज कर दिए, तो उससे क्या होगा? उससे इंडियन प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। अब आप चाहे भारत में रहते हो, आप यूरोप में रहते हो, आप यूएसए में रहते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, यदि आपको वो प्रोडक्ट जो आपने पहले कम प्राइस में खरीदा है, वही सेम प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ जाएगी, तो आप थोड़ा सा सोचोगे, 2 बार तो सोचोगे यार कि मैं खरीदूं कि ना खरीदूं, क्योंकि पहले ये 100 रुपए का था, अब यार ये 500 रुपए का है,
तो 500 रुपए में शायद मैं कुछ और इससे बेटर ले सकता हूं। तो अगर ये संभावना बन जाएगी तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएंगे यूएस मार्केट में। अगर यूएस मार्केट्स में डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी तो जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत के टुवर्ड्स यूएसए वो कम हो सकते हैं। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, प्रेसिडेंटशिप बनी है, प्रेसिडेंटशिप की टेन्योर स्टार्ट करेंगे। वेल एंड गुड, इट इज वेरी गुड फॉर इंडिया। ठीक है, उनके पर्सनल रेपो भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कंसर्न्स भी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो साथ में कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे मैंने आपको एक बता दिया, रेसिप्रोकल टैक्स। फिर एक और चीज हो सकती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो जो रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, डॉलर और ज्यादा मजबूत होगा। जब डॉलर मजबूत होगा तो इसका रेपरकशन हमें रुपी के डेप्रिसिएशन में देखने को मिल सकता है। तो कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, लेकिन अभी 2024 में जो यूएस के रिलेशंस, इंडिया और यूएस के रिलेशंस रहे, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, तीनों ही एस्पेक्ट में या इससे ज्यादा भी एस्पेक्ट में रिलेशंस अच्छे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी रिलेशंस इंप्रूव होंगे, लेकिन कुछ ये कंसर्न्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। प्लस क्वाड के साथ भी भारत के रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, एंड क्वाड एक फोर्स है जो कि कंटिन्यूसली स्टांस रखता है कि वो चाइना के चाइना का जो अग्रेशन है इन इंडो पैसिफिक या दूसरे रीजन्स में, उसे काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया है। तो ये हो गया यूएस और क्वाड का रिलेशन। दूसरे सक्सेस की बात करते हैं, वो है भारत का रिलेशन रशिया के साथ। इस बार बड़ी हिस्टोरिक विजिट हुई। फरवरी 2022 वो साल या वो दिन जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया। उसके बाद से पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करते हैं। कहां पर? प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करते हैं आपके रशिया जाते हैं, वहां पर वो व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं और इस तरीके की एक हिस्टोरिक मीट होती है। और अगर हम अपने रिलेशंस की बात करें तो भारत ने अभी भी अग्रेसिवली, ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है, और हमारा जो ट्रेड रिलेशंस है जो 2022 से बहुत तेजी से बढ़ा है, वो 2023 में भी बढ़ा था एंड वो 2024 में भी उसी स्पीड से बढ़ा है। और हम आज भी रशिया से जो डिस्काउंटेड ऑयल है उसे भारत इंपोर्ट कर रहा है। तो ट्रेड रिलेशंस में, ट्रेड पर्सपेक्टिव में जो रिलेशंस है रशिया के साथ, वो भारत के इंप्रूव हुए हैं। और अगर मैं आपको नंबर बताऊं 2024 में, ये नवंबर 2024 का डेटा था, तो ऑलरेडी भारत और रशिया का जो ट्रेड है वो $66 बिलियन पर पहुंच चुका है। और टारगेट अब इन दोनों देशों ने रखा है कि साल 2030 आते आते या 2030 खत्म होते होते जो बायलैटरल ट्रेड है उसे $100 बिलियन पर लेके जाना है। लेकिन यहां पर भी एक समस्या आपको जाननी होगी कि ट्रेड रिलेशंस तो बढ़े हैं, $66 बिलियन का ट्रेड हुआ है। पहले ये ट्रेड 2022 से अगर आप जाओगे तो $13 बिलियन, $15 बिलियन इसी के राउंड घूमता था। एकाएक जंप आया है। ये जंप क्यों आया है? क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस इंपोज करे गए हैं। तो इस वजह से रशिया ने क्या किया है कि जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल था रशिया का, उसने डिस्काउंटेड प्राइस में बेचा है इंडिया को, चाइना को। ठीक है, इस वजह से ये सडन नंबर्स हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बाइफरकेट करेंगे इस $66 बिलियन को, यदि हम तोड़ेंगे, समझेंगे, तो हम ये पाएंगे कि यहां पर जो ट्रेड रिलेशंस है वो रशिया को फेवर कर रहा है। यानी कि भारत एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है। ठीक है, हम रशिया को सामान कम बेच रहे हैं और रशिया से सामान ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, रशिया से सामान ज्यादा ले रहे हैं। और इस इंपोर्ट में भी जो मेजॉरिटी है वो क्या है? वो मेजॉरिटी सेगमेंट आपका क्या है? वो मेजॉरिटी सेगमेंट आपका ऑयल है, क्रूड ऑयल है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है रशिया ने डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया हुआ है। प्लस अगर हम डिफेंस रिलेशंस की बात करें तो आज भी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, ठीक है, वो इंडिया जो है वो हेविली डिपेंडेंट है रशिया पर। तो इसी वजह से ये भी प्रोसेस किया जा रहा है कि हम जो है, भारत जो है, अपने डिफेंस रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करें। इसी वजह से यूएस के साथ हमारे डिफेंस रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं, हमारे इजराइल के साथ डिफेंस रिलेशंस हैं, हम जर्मनी के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्लस हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूत कर रहे हैं, मेक इन इंडिया के थ्रू, आत्मनिर्भर भारत के थ्रू इंडिजिनियस ड्रोन्स बनाने का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जैसे ब्रह्मोस हो गया, ब्रह्मोस को बनाया भी गया है, प्लस एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है।
ठीक है। तो इसी तरीके से रिलेशंस हमारे इंप्रूव हुए हैं, लेकिन बेसिकली जो ट्रेड रिलेशंस है वहां पर बहुत तेजी का जंप आया है और ये जंप 2022, 23, 24 ये कांस्टेंट रहा है। लेकिन अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो यहां पर भी एक्सपोर्ट कम है भारत के और इंपोर्ट्स ज्यादा है, यानी कि रशिया से इंपोर्ट ज्यादा आ रहे हैं, वो भी आपका जो डिस्काउंटेड ऑयल है वही ज्यादा का ज्यादा है। प्लस अगर हम ग्लोबल स्टेज पर बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर बात करें, तो भारत ने रशिया को सपोर्ट ही किया है। कई बार यूएन में जो आपका रेजोल्यूशन आता था तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो इंडिया ने एब्सटेन ही किया है, ना ही यस किया ना ही नो किया है, ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम इस तरीके से ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते रशिया को। रशिया से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। प्लस रशिया ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि रशिया जो है वो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इन्वेस्ट भी करेगा। तो 2024 में ओवरऑल इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रहे हैं, स्मूथ रहे हैं, कुछ भी एज सच जो डिसकंटेंट है वो देखने को नहीं मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, प्लस इसके बाद ब्रिक्स मीटिंग भी हुई। ठीक है, ब्रिक्स मीटिंग इस बार कहां पर हुई? ब्रिक्स का समिट कहां पर हुआ? ब्रिक्स का समिट इस बार हुआ रशिया में। इस वजह से ये और ज्यादा हिस्टोरिक हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए भी थे ब्रिक्स के समिट में। ठीक है, या फोटो भी देख सकते हैं, ब्रिक्स के समिट में गए थे, वहां पर सबसे बायलैटरल मीटिंग भी हुई थी। तो इस वजह से ये काफी अपने में एक और हिस्टोरिक समिट था ब्रिक्स का। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेजन जो हुआ है, जो रशिया ने इन्वेजन किया, उसके बाद ये एक बड़े लेवल पर समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। तो जब ये समिट हो गया था तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहे इंपॉर्टेंट रिमार्क, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो साल 2024 में क्या हुआ, जब इस साल की शुरुआत हुई, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया। 5 देश जुड़ने वाले थे, लेकिन इसमें एक देश कट गया। वो देश कौन सा है? वो देश अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंटीना पर यूएस का प्रेशर आया, इस वजह से अर्जेंटीना ने अपने आप को वापस खींच लिया। तो 1 जनवरी 2024 में 4 देश जुड़े। वो 4 देश कौन हैं जो ब्रिक्स में जुड़े हैं? उसका उत्तर, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ है उसको वेलकम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। प्लस जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको स्ट्रेंथन करने की बात करी है, क्योंकि ये जो ब्रिक्स समिट हुआ है इसमें ये डिसाइड किया गया है कि $35 बिलियन जो $35 बिलियन जो है वो $35 बिलियन जो है वो रिलीज किए जाएंगे, वो दिए जाएंगे ग्लोबल साउथ कंट्रीज को, सो दैट वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके, सो दैट ओवरऑल डेवलपमेंट ग्लोबल साउथ कंट्रीज में आ सके। प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गिफ्ट सिटी, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, इसकी भी बात करी है। इसको ये कहा है कि गिफ्ट सिटी और नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर काम करेंगे। एक तो जो मेन सेंटर है गिफ्ट सिटी, आपका गिफ्ट सिटी कहां पर है? वो गुजरात में है। प्लस इसके रीजनल सेंटर्स भी ओपन हो चुके हैं, एक आपका अफ्रीका में है, दूसरा आपका रशिया में है। तो गिफ्ट सिटी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये लोग मिल के साथ में ग्लोबल साउथ कंट्रीज में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ग्रोथ डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे। तो इस चीज को भी हाईलाइट किया है। प्लस इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इनोवेशन की बात करी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी क्राइसिस चल रहा है भाई, 2024 खत्म होने वाला है। आज हम आखिरी दिन पर खड़े हैं, 31 दिसंबर है। ठीक है, लोगों ने रेजोल्यूशंस बनाए होंगे इस साल के लिए। वो रेजोल्यूशंस मेजॉरिटी लोग के पूरे नहीं हुए होंगे, जिनके पूरे हो भी गए होंगे तो वो भी परेशान होंगे कि अब नए रेजोल्यूशंस कैसे बनाए। इधर से उधर सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली कि भैया रशिया यूक्रेन वॉर आज भी चल रहा है, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस आज भी चल रहा है। प्लस 2024 में कुछ और क्राइसिस भी हुए, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हमने क्राइसिस देखा। चाइना और ताइवान के बीच में क्राइसिस बढ़ चुका है। ताइवान ने यह बोला है कि पिछले कुछ डेकेड्स में सबसे लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है ताइवान स्ट्रेट के आसपास चाइना ने। प्लस वहां पर रशियन शिप्स की एक्टिविटीज को भी देखा गया है। तो यह भी एक मेजर कंसर्न है। तो ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में अगर दुनिया को एक बेहतर जगह बनना है, इन क्राइसिस को रिजॉल्व करना है, तो जरूरत क्या है? जरूरत है इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। जब सभी देश साथ में आए, कोऑपरेट करें, तभी सब ग्रो होंगे। प्लस उस इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इनोवेशन अगर नहीं होगा ना, तो फिर वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन किसी काम का नहीं आने वाला है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंटीग्रेट करना है इनोवेशन के साथ, सो दैट
360 डिग्री कंट्रीज को फायदा हो सके, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात कही। फिर इंडस्ट्री 4.0 जिसे हम फोर्थ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। फोर्थ रेवोल्यूशन अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ऑटोनोमस रोबोटिक्स हो गए, ठीक है, सिस्टम इंटीग्रेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा, ठीक है, ये सभी जो टेक्नोलॉजीज हैं इसको एनहांस करने के लिए, इस पर काम करने की बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही है जब ब्रिक्स समिट कंप्लीट हुआ था। फिर क्लाइमेट एक्शन की बात कही है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है एंड क्लाइमेट एक्शन, आपका क्लाइमेट चेंज से निपटना होगा। और वो कैसे निपटा जाएगा? जब सभी लोग कोऑपरेट साथ में करेंगे, जब सभी लोग कोऑपरेट साथ में करेंगे। और वो कैसे होगा? जब हम ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करेंगे। जब ब्रिक्स का समिट हुआ तो यहां पर ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप, इस पर रजामंदी हुई है, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेलकम किया है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी शेयर किया कि भारत किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एक ग्लोबल फ्रंट पर रोल प्ले कर रहा है, चाहे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लें, ठीक है। इसको ओपन करने में जो मेजर रोल है वो भारत का है। अच्छा, इसमें नई कंट्री, लेटेस्ट कंट्री ISA में कौन सी ऐड हुई है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जो ब्रिक्स का ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप है इसको वेलकम किया, प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, मिशन लाइफ हो गया, इसको भी बताया कि किस तरीके से ये सभी जो इनिशिएटिव्स हैं वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए लिए गए हैं। प्लस सभी ब्रिक कंट्रीज से ये भी कहा है कि जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनको भारत के ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव में बिल्कुल जुड़ना चाहिए, सो दैट सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर सभी के सभी जो ब्रिक कंट्रीज है वो एक साथ आ सके, सेम पेज पर आ सके। क्योंकि अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे वो अगर सस्टेनेबल ना होंगे तो अल्टीमेटली ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा थ्रेट पर हैं क्लाइमेट चेंज पर, वो थ्रेट और ज्यादा बढ़ सकता है। इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। प्लस फिर लास्ट स्टेटमेंट ये कही कि भाई हमें मल्टीपोलार वर्ल्ड फ्यूचर की जरूरत है। ना ही एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जहां पर सिर्फ यूएस डोमिनेट कर रहा है, ना ही एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए या कंट्री चाहिए या ग्लोबल ऑर्डर चाहिए जहां पर सिर्फ चाइना ही जो है वो डिक्टेट कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक हर रीजन से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनका से नहीं रहेगा ग्लोबल ऑर्डर्स में, तब तक ये जो इश्यूज हैं, जो क्राइसिस है वो चलते रहेंगे। तो इसी वजह से मल्टीपोलार फ्यूचर, ठीक है, कि ये जो दुनिया है मल्टीपोलार में रहे, कोई यूनिपोलार वर्ल्ड ना बने, इस पर भी जो है जोर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ब्रिक्स समिट जहां पर जो कि रशिया में हुआ, प्लस वहां पर स्टेटमेंट भी काफी आपने देखे कि कितने पॉजिटिव रिमार्क्स दिए गए, प्लस इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो भी इंप्रूव हुए हैं। तो ओवरऑल 2024 में भी ये स्टोरी सेम रही है। एक और बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ भारत और चाइना को लेकर, ठीक है। यूएसए को हमने देख लिया, रशिया को हमने देख लिया, अब हम देखेंगे चाइना को। देखिए 2020 से चाइना के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, आप सबको पता है। लेकिन 2024 में चाइना ने क्या किया? चाइना ने कहा है, और दोनों, भारत और चाइना दोनों ने डिसाइड किया है कि वो डिसएंगेजमेंट करेंगे। जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं, जिन पॉइंट्स पर फ्रिक्शन आ रहा है, जहां पर आपका सहमति नहीं बन पा रही है, वहां पर बैठा जाएगा, वहां पे बात की जाएगी और डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, सो दैट बॉर्डर टेंशन्स को रिलैक्स किया जा सके। इसी वजह से जो अजीत डोभाल सर हैं वो भी जो चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे मिले, उनसे मुलाकात हुई, ठीक है। जो एस जयशंकर सर हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग करी। तो इन सब मीटिंग्स में बैक एंड डिप्लोमेसी के जरिए ये कंक्लूड किया गया कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए और बॉर्डर टेंशन्स कम होने चाहिए। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है, 2024 की बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि बॉर्डर पर टेंशन जितने कम रहेंगे उतना भारत के लिए अच्छा है। क्योंकि जितने बॉर्डर टेंशन्स खराब होंगे ना, अल्टीमेटली वो भारत को भी हार्म करेंगे, भारत के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अचानक क्या हो गया, 2024 में ऐसा क्या हो गया कि यूएसए की जो चाइना है उसको लगा कि चलो यार अब डिसएंगेजमेंट करते। देखिए उसके पीछे भी रीजन है। हालांकि बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, चाइना ने बात तो कही है कि डिसएंगेजमेंट करेंगे, लेकिन क्या भारत चाइना पर ट्रस्ट कर सकता है? क्योंकि 2020 से पहले
कुछ भी इशू नहीं हुआ था। डोकलाम का 2017 में इशू हुआ था, लेकिन वहां पर भी क्लैशेस नहीं हुए थे। लेकिन 1962 के बाद से पहली बार 2020 में गलवान क्लैशेस हुए। तो इसी वजह से कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले डिसएंगेजमेंट की बात चाइना ने करी है, डिसएंगेजमेंट पे प्रोसेस चल भी रहा है, शायद कल को हो भी जाए, लेकिन क्या भारत पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता है? क्या हम वाकई चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है वो टाइम ही बता सकता है। प्लस किस तरीके से रिलेशंस अनफोल्ड होते हैं इस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। तो जितना ज्यादा ट्रस्ट रहेगा उतना ही ज्यादा ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल था कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया कि 2024 में, और वो भी ऐसा नहीं कि 2024 के स्टार्ट में, ये अक्टूबर नवंबर में जो है ये स्टेटमेंट आया चाइना का, तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, इसमें तो दो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला ये है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर रही है, ठीक है, वो डिक्लाइन कर रही है। चाइना की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। और जैसे आपको पता है कि जब से गलवान क्लैशेस हुए, भारत के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हुए, तो हमने क्या किया? हमने चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, ठीक है, हमने काफी ज्यादा स्क्रूटनी कर दी चाइना के इन्वेस्टमेंट से, जो इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रही है। प्लस हमने ये कोशिश करी कि जो चाइना पर डिपेंडेंसी है इसको भी रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, इसको भी रिड्यूस किया जा सके। इस वजह से इसका इंपैक्ट क्या हुआ है? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, और यदि भारत जो कि चाइना के लिए सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर उसके साथ ट्रेड रिलेशंस और खराब हो जाएंगे तो ये जो गिरती हुई इकोनॉमी है चाइना की, ये और ज्यादा डिक्लाइन होने लगेगी। पहला रीजन ये हो गया भैया। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप तो भैया इनकी तो बात ही अलग है यार। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू भी नहीं किए हैं, और इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे लोग अपनी पॉलिसी को चेंज करने लग गए। तो ये टेरर तो है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप 2.0 ने पहले ही बोल दिया है कि भैया मैं तो एक्स्ट्रा ट्रेड टैरिफ्स इंपोज करूंगा चाइना पर, मैं चाइना पर डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूं। तो ऐसे में चाइना की गिरती हुई इकोनॉमी है, और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला है कि ये ट्रेंड चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि चाइना में इकोनॉमी बड़ी तेजी से रिकवर कर जाएगी, ये 2030 तक शायद डिक्लाइन मोड में ही रहेगी। तो ऐसे में अगर यूएसए टैरिफ लगाएगा तो वहां पर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इंडिया जो कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर चाइना, अगर बॉर्डर टेंशन उनसे नहीं ठीक होंगे तो उनके साथ भी ट्रेड अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसे में इकोनॉमी और ज्यादा खराब होने लगेगी। तो इसी वजह से, इन सब संकटों के वजह से चाइना ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, डिसएंगेजमेंट करते हैं, पहले चाइना की इकोनॉमी को सुधारते हैं, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि भारत के साथ हम डिसएंगेजमेंट करेंगे। लेकिन चाइना का इस अग्रेशन से, चाइना ने जो 2020 में हरकत करी है, उससे ये चीज आ चुकी है इंडियन अथॉरिटीज में, इंडियन थिंक टैंक्स में, कि हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। चाइना हमारा नंबर 1 कॉम्पिटिटर है। इसी वजह से मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत, इन सब पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपका प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स हो गई, इन सब पर इनिशिएटिव्स, ये सब इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके हैं, एंड ओवर द डिकेड्स, ओवर द ईयर्स ये इनिशिएटिव्स मजबूत ही होंगे। तो बिल्कुल सही है। अभी हम अगर ट्रेड की बात करें, ठीक है, मैं आपको 2014 से 2022 का डेटा दिखा रहा हूं, ठीक है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये जो छुटकू सी लाइन है, ठीक है, ये जो छुटकू सी लाइन है ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ये जो बड़ी सी लाइन है ये हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये साल दर साल बढ़ा ही है, ये कांस्टेंट रहा है। एक्सपोर्ट हमारे बढ़े ही हैं, मतलब इंपोर्ट, सॉरी, चाइना से इंपोर्ट हमारे बढ़े ही हैं। बॉर्डर इश्यूज चल रहे थे, उसके बावजूद भी जो ट्रेड रिलेशंस हैं उस पर इंपैक्ट नहीं हुआ है। 100 बिलियन से ज्यादा, 118.77 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है मात्र आपका साल 2022 में। और आप ट्रेड डेफिसिट देख सकते हो कि हर साल या तो कांस्टेंट रहा है या तो तेजी से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। और ट्रेड डेफिसिट जो है ये ऑब्वियस सी बात है, ये चाइना को फेवर, मतलब इंडिया ट्रेड डेफिसिट पर है, ट्रेड सरप्लस पर चाइना है। ये भी आप देख सकते हो, ये आपके ब्लू कलर के इंपोर्ट हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ये इंपोर्ट्स हैं। तो ये ओवर द ईयर सिर्फ एक्सपोर्ट जो है वो तो सिर्फ बढ़े ही, इंपोर्ट जो है सॉरी वो बड़े बड़े, बीच में 2020 में डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि उसका रीजन है भाई
तो क्लैशेस भी हुए थे, प्लस लॉकडाउन भी था, तो ये एक ऐसा ईयर था जहां पर थोड़े से एक्सपोर्ट्स कम हुए, वो इंपोर्ट्स कम हुए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कम नहीं हुए, ठीक है। एंड फिर आप देख रहे हो 2021 में भी बढ़े, 2022 में बढ़े हैं, 23 में भी बढ़े हैं, तो बिल्कुल सही डिसएंगेजमेंट हुआ है। लेकिन इंडिया जो है अब ट्रस्ट उस तरीके से शायद ना करें, करना भी नहीं चाहिए, और हम बिल्कुल चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस करते रहेंगे, लेकिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूत करते रहेंगे। तो हाँ, 2020, 21, 22, 23 ये जो 4 साल थे, इसमें रिलेशंस खराब रहे थे, लेकिन 2024 के एंड में ये हुआ है कि बॉर्डर डिसएंगेजमेंट की एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट हुई है, एंड ये एक अच्छे साइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि बॉर्डर क्राइसिस पर, अगर बॉर्डर पे क्राइसिस हो रहा है तो वो ना चाइना को फायदा करेगा ना भारत को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सक्सेस में, वो है भाई इंडिया और ग्लोबल साउथ के रिलेशंस और बेहतरीन हुए हैं और अच्छे हुए हैं। भारत का प्रेजेंस ग्लोबल साउथ कंट्रीज में और ज्यादा बढ़ा है। इस बार तीसरा समिट जो है ये आपका ऑर्गेनाइज किया, हालांकि वर्चुअली हुआ था, आप देख सकते हो, ये आपको इमेज दिख रही है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी देख रहे हैं आपको, ठीक है, एस जयशंकर सर हैं। तीसरा समिट हुआ ये, ठीक है, तीसरा समिट हुआ। इसी के साथ साथ लीडर्स सेशन, इसको भी, ये पहला इनॉग्रल सेशन था लीडर सेशन का, तो ये भी हुआ है। अब देखिए, ग्लोबल साउथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये समझो कि ग्लोबल साउथ में चैलेंजेस क्या क्या है। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है ना, इसको लोकेशन में मत समझना। ग्लोबल साउथ कंट्रीज वो कंट्रीज को बोला जाता है जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उनको क्या बोला गया है, उनको ग्लोबल साउथ कंट्रीज बोला गया है। अब इन कंट्रीज का नंबर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इन कंट्रीज में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए भारत और चाइना रेस में है, कंपीट कर रहे हैं, और ग्लोबल साउथ कंट्रीज भी एक लीडर तलाश कर रहा है जो इनकी आवाज को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक लेके जाए, ठीक है, जो इनकी आवाज को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक लेकर जाए। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या है, पहले तो ये समझो, ग्लोबल फोरम्स में इनकी आवाज ही नहीं पहुंचती है, ठीक है, ग्लोबल फोरम्स में इनकी आवाज ही नहीं आती है, चाहे हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर ले, हम वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, हम आईएमएफ की बात कर ले, तो इनकी जो समस्याएं हैं, ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो गई, हेल्थ की समस्या हो गई, पावर्टी की समस्या हो गई, ठीक है, एजुकेशन की समस्या हो गई, तो ये सारी समस्याएं जब तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचेंगी ही नहीं, तो ये सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड होंगी। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी आवाज इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचती नहीं है। प्लस अब इनके कंट्रीज पर मैंने आपसे बताया कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है नहीं, तो इस वजह से इन्होंने लोन्स भी लिए हैं, इस वजह से एक हाई पब्लिक डेब्ट भी है इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज में। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की बात करें तो जो वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024, पब्लिक डेब्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज इज राइजिंग एट ट्वाइस एट द रेट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि डेवलप कंट्रीज से 2 गुना, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज से 2 गुना, 2x के अमाउंट पर, 2x स्पीड पर जो डेब्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज या इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज में बढ़ रहा है। प्लस क्लाइमेट चेंज इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। आप सबको पता है कि जो ओशियन है उनका लेवल जो है, जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। तो इन सब वजह से क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसको ये काउंटर करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है भाई, चैलेंजेस तो बता दिया, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है आपका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपको पॉपुलेशन यहां पर बहुत देखने को मिलेगी, तो यदि इनका इन रीजन में, इन देशों में अगर भारत का इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, भारत का इन्फ्लुएंस हो गया, तो ये इंडिया के लिए एक ग्लोबल इमेज, ठीक है, या ग्लोबल ऑर्डर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। प्लस स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो विजन है वो है मल्टी डायरेक्शन अलाइनमेंट, ठीक है, हम अपने रीजन में भी डेवलपमेंट चाहते हैं, प्लस हम पूरे के पूरे कंट्री, पूरे के पूरे ग्लोब में हम डेवलपमेंट चाहते हैं, या हम अलाइंड होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ग्लोबल साउथ एक स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन की तरह काम कर सकता है भारत के लिए। प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट की इशू है, यहां पर पावर्टी है, यहां पर हेल्थ केयर नहीं है, यहां पर एजुकेशन नहीं है, तो एक लार्ज मार्केट है, ठीक है, एक लार्ज मार्केट है,
जहां पर एक लार्ज लेबर फोर्स है। तो इस लार्ज मार्केट को, इस लार्ज लेबर फोर्स को भारत यदि टैप कर लेता है, यदि ग्लोबल साउथ में अपना इंफ्लुएंस एस्टैब्लिश कर लेता है, तो फिर इस मार्केट को टैप किया जा सकता है। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड इंडियाज इकोनॉमी, फॉर इंडियाज ग्रोथ एंड इंडियाज इकोनॉमी। इस वजह से ये कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबल साउथ है उसका सिग्निफिकेंस भारत के लिए बेहद जरूरी है। अब देखते हैं भाई कि जो भारत है वो किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर रहा है ग्लोबल साउथ में। देखिए, ग्लोबल साउथ कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने की अगर हम बात करें तो चाइना भारत से आगे निकल चुका है। जब ये सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई थी, तभी चाइना जो है वो ग्लोबल साउथ के साथ एंगेजमेंट करने लग गया था। लेकिन अभी जो है इंडिया का भी 2020 स्पेशली 2000 कोविड को आपके 2015-2020 के बाद से भारत का भी इन्फ्लुएंस जो है वो तेजी से बढ़ा है। तो अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस हो सके, इस वजह से आपके फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट हेल्थ, हाउसिंग, एनवायरनमेंट और एजुकेशन, ये जो बेसिक चीजें हैं ये रिजॉल्व हो सके। प्लस फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है, बजटरी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है सो दैट जो भी उनका इकोनॉमिक चैलेंजेस है, जो भी ग्लोबल साउथ में इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो उन क्राइसिस से, वो उन चैलेंजेस से ऊपर उठ सके। प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज में कैपेसिटी बिल्डिंग्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह भारत इमर्ज हो रहा है। जैसे जब कोविड आया था तो भारत ने कई सारी ग्लोबल साउथ कंट्रीज में वैक्सीन, जो कोविड की वैक्सीन है, उसको फ्री में एज अ जेस्चर, एज अ सॉफ्ट पावर जेस्चर ऑफ इंडिया, इसको फ्री में भेजा था, एड दी थी, हेल्प करी थी। क्योंकि भाई वैक्सीन बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसर्च लगती है, और अगर कोविड में सब देश अपनी वैक्सीन बनाते, अपने यहाँ रुक जाते और दूसरे देश बनाते रहते तो फिर कोविड तो कभी हटता ही नहीं। तो इस वजह से भारत ने कोविड वैक्सीन बनाई और बड़े अमाउंट में ग्लोबल साउथ कंट्रीज में जो है इन वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी किया है। तो इस वजह से भी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ा है। प्लस क्लाइमेट एजेंडा में भारत जो है वो लीड कर रहा है। जैसे अभी COP29 जो हुआ, ठीक है, आपका अजरबैजान में, वहां पर क्लाइमेट फाइनेंस में आके मामला फंस चुका था। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस में मामला आके फंस चुका था। इंडिया ने सीधा सीधा बोला था कि भाई ये जो $100 बिलियन आप बोल रहे हो ना, ये जो $100 बिलियन है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसको बढ़ाओ, कम से कम इसको 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर करो, 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर करो, तब जाकर शायद एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज को रिजॉल्व किया जा सकेगा। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इस अमाउंट के बिल्कुल आसपास भी नहीं आई। शायद 250 से 300 बिलियन डॉलर पर ये आपका अग्री किया, वो भी कब रिलीज करेंगे उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए वो भाई उनका क्लाइमेट चेंज है, और उस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इंडिया आज की डेट में यूएस से भी, क्योंकि अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से तो क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज तो एक इमेजिनरी थिंग है। तो ऐसे में, ठीक है, ऐसे में जो आपका इंडिया है वो एक लीडर की तरह इमर्ज होता है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल साउथ कंट्रीज। प्लस मैंने बताया है कि जो इंडिया उसका कंटिन्यूसली स्टांस रहा है कि भैया मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, देश किसको रखे हो? सिर्फ एक चाइना। पूरा चाइना कैसे एशिया, पूरा चाइना जो है, सिर्फ एक चाइना कैसे पूरे के पूरे एशिया के पूरे एशिया को रिप्रेजेंट कर सकता है? इस वजह से भारत का स्टांस रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जंग जो है या जो क्राइसिस है क्यों नहीं रोक पाता है, उसका सीधा जवाब आता है भारत की तरफ से कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये ओल्ड हो चुकी हैं, इनमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, और इसमें कुछ डेवलप कंट्रीज बस पावर पकड़ के बैठी हुई हैं। तो जब तक ये सही नहीं होगा ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ये आपका हो गया ग्लोबल साउथ और भारत का रिलेशंस, जो कि 2024 में और इंप्रूव हुआ है। प्लस एक और हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुआ। अब हम थोड़ा सा मतलब यूएस रशिया, ठीक है, यूएस रशिया हो गया, ग्लोबल साउथ हो गया। अब इनसे निकल के हम आते हैं अपने नेबरहुड पर, क्योंकि नेबरहुड भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी सबसे जरूरी होते हैं। भारत के नेबरहुड की बात करें तो चाहे इमीडिएट हो चाहे एक्सटेंडेड हो, दोनों ही जगह पर रिलेशंस इंप्रूव हुए। जैसे पहले श्रीलंका,
आपको पता है बीच में श्रीलंका से भारत के रिलेशंस खराब हो चुके थे। क्यों? क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। ठीक है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। लेकिन साल 2022 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ श्रीलंका में, जहां पर लोग सड़कों पर आ गए, ठीक है, जहां पर लोग सड़कों पर आ गए, उसके बाद श्रीलंका को रियलाइजेशन हुआ है कि भाई श्रीलंका जो है वो डेट ट्रैप में फंस चुका है। इसी वजह से जो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं अरुणा कुमार, इन्होंने पहला फॉरेन दौरा कहां के लिए किया? वो इंडिया के लिए किया। आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले वो, और वो एस जयशंकर से भी मिले, और ये चीज दिखा रही है कि श्रीलंका के साथ वापस से इंडिया का जो रिलेशन है ये रीसेट हो रहा है। और कई सारे इनिशिएटिव्स की बात भी करी है। भारत ने बोला है कि श्रीलंका की जो डूबती हुई इकॉनमी है उसको सपोर्ट करेगा, उसको सपोर्ट कर भी रहा है। टफ टाइम में इंडिया ने ही सपोर्ट किया, चाइना ने तो हाथ खड़े कर दिए भैया। चाइना ने बोला हमको तो नहीं पता ये क्राइसिस वगैरह क्यों हो रहा है, ठीक है, तो चाइना ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। तो इस वजह से ये जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस हैं ये रीसेट हो रहे हैं। इंडिया ने टफ टाइम्स में मदद करी है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर रहे हैं। और ये चीज भी है कि श्रीलंका को भी समझ में आ गया कि भैया डेट ट्रैप जो पॉलिसी है वो उसमें चाइना में फंस गए थे श्रीलंका। इस वजह से कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ये देखे जा रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो अब चाइना को नहीं, वो अब इंडिया को दे रहा है, क्योंकि श्रीलंका को समझ में आ गया भैया कि अगर हम चाइना के साथ रिलेशंस डेवलप करते हैं तो भैया कुछ होने नहीं वाला है, तब तो फिर वही क्राइसिस होगा। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस रहा। प्लस मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मोहम्मद म्यूजू, जब ये इलेक्शंस कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने इंडिया आउट के नारे पर इलेक्शंस लड़े। लेकिन और ये जब बन गए इसके बाद इन्होंने रिलेशंस भी काफी ज्यादा खराब कर दिए। लेकिन इनको रियलाइजेशन हो गया कि भाई अगर भारतीय मालदीव्स नहीं आएंगे ना तो इनकी इकॉनमी चल ही नहीं पाएगी, इनका देश चल ही नहीं पाएगा। इनको रियलाइजेशन हो गया। इस वजह से मोहम्मद म्यूजू ने सोचा कि अब समय आ गया है कि जो मैंने रिलेशंस भारत के साथ खराब किए हैं इनको सुधारा जाए। इसी वजह से जब थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब थर्ड टर्म शुरू हुआ, जब स्वर्निंग सेरेमनी थी, तो इसमें इनको इनवाइट भी किया गया था। एंड इसके बाद अक्टूबर 2024 में इन्होंने स्टेट विजिट भी किया था, जहां पर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस तरीके से मुलाकात भी किए थे। एंड इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत एक वैल्यूड पार्टनर है, ठीक है, एक वैल्यूड पार्टनर है। और मालदीव्स में जो डेप्ट की क्राइसिस है, जो डेप्ट का इशू है, उसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले भारत आया। तो श्रीलंका की बात कर लें, मालदीव्स की बात कर लें, एक टाइम पर ये देश चाइना के करीब जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको चाइना का पैसा दिख रहा था। लेकिन जब चाइना का पैसा आया तो उस चाइना का पैसे से इनका कोई फायदा नहीं हुआ, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, उल्टा इनकी इकॉनमी खराब हो गई, इनके देश में क्राइसिस आ गई। तो फिर इनको समझ में आ गया कि एक्चुअल में डेट ट्रैप पॉलिसी क्या है। तो भैया चाइना के पैसे चाइना अपने पास ही रखे, हम चले भारत के पास। एटलीस्ट भारत इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं रखता है, सॉफ्ट पावर के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि भारत के लिए भी बेनिफिट होते हैं और उस देश के लिए भी बेनिफिट होते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टांस रहा है। अब देखिए जो मालदीव्स की लोकेशन है ना, आप ये देख सकते हो, ये मालदीव्स है, ये आपका श्रीलंका है, ये भारत है, ये मालदीव्स है। तो मालदीव्स बड़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन हमेशा से भारत का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को चाइना क्या कर रहा है? काउंटर कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जितने भी आइलैंड देश है यहां पर अपना इंफ्लुएंस करना चाह रहा है। इसमें श्रीलंका भी था, जैसे हम्बन टोट पोटा हो गया, मालदीव्स भी था। तो श्रीलंका और मालदीव्स को रियलाइजेशन हो गई कि डेट ट्रैप पॉलिसी से भैया इनके यहाँ ही क्राइसिस आ गया है, इनकी ही इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, ठीक है। तो ये चीज इनको रियलाइज हो गई है। एंड इस रियलाइजेशन से क्या हुआ कि और जो आइलैंड कंट्रीज है उनको भी समझ में आएगा कि हाँ यार, अगर हम चाइना के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो हो सकता है कि जो श्रीलंका में हुआ, हो सकता है जो मालदीव्स हुआ, वो हमारे यहाँ ना हो जाए। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई कि डेट ट्रैप पॉलिसी अब जो है कंट्रीज को समझ में आ रहा है। इस वजह से चाइना खुद लोन जैसे टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि भाई ये डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में तो लोग जान गए हैं, देश जान गए हैं, अगर मैं लोन वगैरह बोलूंगा ना तो ये इन्फ्लुएंस नहीं देने देंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज हुई है।
प्लस मार्च 2024 में भूटान का विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को भूटान ने दिया। भूटान से हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं। देखिए भैया, जियो स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप देख सकते हो डोकलाम में 2017 में इशू हुआ था। तो जो भूटान है ये चाइना के साथ बॉर्डर इशू करता है, इंडिया के साथ बॉर्डर इशू करता है, तो इस वजह से इसकी जो लोकेशन है भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारत नहीं चाहेगा कि भूटान में चाइना का इन्फ्लुएंस बने। इस वजह से स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड रिलेशंस भी हमारे बहुत अच्छे रहे। प्लस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि अबंडेंस है हाइड्रो पावर का भूटान में, जो कि इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। प्लस इन्वायरमेंट कोऑपरेशन में दोनों देश जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एक साथ काम करते हैं। एंड रीजनल इंटीग्रेशन भी है, क्योंकि अगर हम सार्क की बात करें या हम बिम्स्टेक की बात करें, तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में आपको भूटान देखने को मिल जाएगा। तो भूटान के साथ इस वजह से रिलेशंस हिस्टोरिकली काफी अच्छे रहे हैं और इंपॉर्टेंट भी है भारत के लिए। आप ये मैप देख सकते हो, ये आपको भूटान दिख रहा है, ठीक है, और ये रहा डोकलाम में साल 2017 में इशू हुआ था ना, 2017 में साल 2017 में इशू हुआ था। तो इस वजह से जो लोकेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, एंड इकोनॉमिकली भी हो गया, ठीक है, आपका डिप्लोमेसी भी हो गया, आपका स्ट्रैटेजिकली भी हो गया। हर पहलू में जो है भूटान के साथ रिलेशंस, भूटान भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भूटान के साथ भी 2024 में रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये थे पूरे सक्सेस कि 2024 में। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सक्सेस है, अब जैसे आसियान कंट्रीज के साथ भी विजिट हुआ, ठीक है, वहां पर भी हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे मेजर सक्सेस थे जिन्हें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब इसके साथ साथ सक्सेस तो हमने जान ली, अब कुछ हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या रहे हैं। भाई चैलेंजेस क्या रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज रहा इंडिया और कनाडा का। भैया जस्टिन ट्रूडो ने एक भी कसर नहीं छोड़ी, ठीक है, एक भी कसर नहीं छोड़ी जिससे भारत और कनाडा के रिलेशंस खराब हो जाए। इन्होंने जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उसकी किलिंग पर एलिगेशंस लगा दिया कि भारत जो है वो कनाडा के सिटीजन्स को, कनाडा के सिटीजन्स की सर्वेलांस कर रहा है, उनको मार रहा है। इस वजह से रिलेशंस खराब होते चले गए। ट्रेड रिलेशंस पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया गया है। तो 2024 में, जिसकी शुरुआत 2023 में हो चुकी थी, लेकिन 2024 में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ऑल टाइम लो पर चले गए हैं, और लग नहीं रहा है कि साल 2025 में ये रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अब देखिए कनाडा में हो क्या रहा है। कनाडा में सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है कि सेफ हेवन प्रोवाइड कर दिया है जस्टिन ट्रूडो ने सेपरेटिस्ट को। ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं इनको सेफ हेवन प्रोवाइड कर दिया है, जहां पर ये खुले आम ओपनली इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स रिलीज करते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं, जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बिल्कुल उस दोनों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो भारत और कनाडा के रिलेशंस 2024 में बिल्कुल ऑल टाइम लो पर चले गए हैं। डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया गया है, कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, और 2025 में भी कोई उम्मीद नहीं है कि रिलेशंस इंप्रूव हो। एक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि भैया अक्टूबर 2025 में कनाडा में रिलेशंस हैं। जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी खुद बहुत खराब हो चुकी है, खुद बहुत ज्यादा सिंक कर चुकी है, इनकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, प्लस डोनाल्ड ट्रंप इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि कनाडा जो हम कनाडा पर ट्रेड टैरिफ्स इंपोज करेंगे। जब जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए गए तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, अगर ट्रेड टैरिफ्स नहीं इंपोज करने हैं तो लेट्स इंटीग्रेट कनाडा इन यूएसए और 51st स्टेट बना देते हैं। तो इनका मजाक उड़ा है 2024 में, लिटरली इन्होंने मजाक उड़ा, और खुद इन्होंने बोला है कि इंडिया के अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस लगा रहे थे वो सिर्फ इंटेलिजेंस पे था, कोई प्रूफ नहीं था इनके पास। तो अक्टूबर 2025 में इलेक्शंस हैं, चांसेस है कि शायद जस्टिन ट्रूडो हार जाएं। अब जो दूसरे लीडर आएंगे वो कैसे रीसेट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये देखने बात होगी। लेकिन 2024 में चैलेंजेस के रूप में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस भैया देखो साल 2009 से लेके 2024 तक, साल 2009 से लेके, और हिस्टोरिकली भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे। जब 1971 में बांग्लादेश क्रिएट हुआ था तो भारत का क्रिटिकल रोल था। अगर भारत अपना क्रिटिकल रोल नहीं निभाता, जहां पर इंडियन आर्मी ने बुरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को हराया, 90,000 से ज्यादा उनके सोल्जर्स ने सरेंडर किया, हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने 4 पाकिस्तानी सबमरीन्स को डुबा दिया, ये सब अगर नहीं होता तो बांग्लादेश क्रिएट नहीं होता।
तो हिस्टोरिकली भारत और बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। प्लस 2009 से लेकर 2024 तक, जब तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, ये रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव हो चुके थे। लेकिन फिर आता है जुलाई 2024, सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं। शेख हसीना लिटरली अपनी जान बचा के भागकर भारत में आती हैं, नई इंटरिम सरकार बनती है और मोहम्मद यूनुस वहां के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और जब से ये इंटरिम आपका गवर्नमेंट बनी है, भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट रिलीज कर रही है, भारत के अग्रेशन पर बात कर रही है। स्टेटमेंट आ रहा है कि भारत के अग्रेशन को काउंटर करना होगा, सबको साथ में आना होगा, ये है वो है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम अपने रिलेशंस को बनाएंगे, वो पाकिस्तान जिसकी कोई इकॉनमी नहीं है, जिसके पास कोई ट्रेड नहीं है, जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई आईटी नहीं है, उनके साथ बांग्लादेश अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश करेगा। और किसके साथ रिलेशंस खराब करेगा? भारत के साथ, जो कि इमर्जिंग इकॉनमी है, जिसके साथ यूएसए रिलेशंस बना रहा है, जिसके साथ यूरोप रिलेशंस बना रहा है। उस देश के साथ रिलेशंस खराब करके मोहम्मद यूनुस कहां जा रहे हैं? मोहम्मद यूनुस वापस 1971 से पहले जो जेनोसाइड किया था, कमिट किया था पाकिस्तान ने, वो सब भूल गए हैं मोहम्मद यूनुस। और उन्होंने कहा है कि हम भैया रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे पाकिस्तान के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है 2024 में कि भारत और बांग्लादेश रिलेशंस बहुत खराब हो चुके हैं। प्लस खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बनाएगा, अपनी आर्मी भी शायद भेजेगा। तो एक नया एक्सिस प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है, एक नया एक्सिस बन सकता है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जो कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो 2024 में जो होता ना आउट ऑफ सिलेबस, बांग्लादेश आउट ऑफ सिलेबस हो गए, ठीक है। रिलेशंस हिस्टोरिकली अच्छे रहे थे, जब तक शेख हसीना गवर्नमेंट थी, शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, रिलेशंस अच्छे चल रहे थे। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी और रिलेशंस पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। एंड अभी तो कोई आसान नहीं लग रहे हैं कि तुरंत रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, जैसे जैसे इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। और अगर ये पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बनाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी अगर बांग्लादेश में आके ट्रेनिंग देगी, तब तो समझ लीजिए कि 2025 में भी रिलेशंस खराब ही रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा कनाडा के साथ साथ बांग्लादेश का। एंड नेपाल के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं। पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर बना नेपाल में, और वो अपनी पहली फॉरेन विजिट इंडिया नहीं किया, डेकेड्स ओल्ड ट्रेडिशन को तोड़ दिया ओली ने, ठीक है, केपी शर्मा ओली ने आपका डेकेड्स ओल्ड कस्टम को तोड़ दिया। और पहला विजिट कहां किया? पहला विजिट किया चाइना, और चाइना जाके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन भी कर लिया। और यहां पर ट्रांस हिमालय रेलवे प्रोजेक्ट, इस पर भी सहमति हो गई, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल इंडिया के पास में ही ये सारी चीजें बन रही है। तो नेपाल, अगर हम बॉर्डर रूट में देखें तो श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, मालदीव के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान को तो हम गिन नहीं दे रहे हैं, चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन बांग्लादेश और नेपाल, ये दो ऐसे देश हैं जिनके साथ 2024 में रिलेशंस खराब हो गए हैं। बांग्लादेश के साथ तो बहुत ज्यादा खराब हो गए, नेपाल के साथ उतने खराब नहीं हुए। लेकिन नेपाल का जो ये स्टांस रहा कि पहली बार उन्होंने फॉरेन विजिट, कोई प्राइम मिनिस्टर फॉरेन विजिट भारत नहीं किया, भारत नहीं गया, चाइना गया, ये अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्लस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ज्वाइन कर लिया है। एंड शायद डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के बारे में नेपाल जो है वो भूल गए हैं, उन्हें श्रीलंका और मालदीव से पूछना चाहिए। बट ठीक है, जैसे श्रीलंका को समझ में आया, हो सकता है शायद इस साल नेपाल को भी समझ में आ जाए, या ओवर द ईयर इन फ्यूचर समझ में आ जाए, क्योंकि जो ट्रैप में फंसता है फिर वो इकोनॉमिक क्राइसिस ही आता है। तो इंडिया कनाडा, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया नेपाल, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे हैं, कुछ ऐसे हिकअप्स रहे हैं जो भारत के फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। बट सक्सेस बहुत ज्यादा मिली है भाई, ऑब्वियसली बात है, सक्सेस भी रहेगी, हिकअप्स भी रहेंगे। तो ये आपका पूरा क्लास थी कि 2024 की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही भारत की। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैंने आपको टेलीग्राम अपना लिंक बता दिया है, उसको जुड़ जाइएगा। जो जो सवाल पूछे उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे शेयर जरूर करेगा। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया है, सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करी है। तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, कमेंट भी जरूर से करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।